कि इस देश में सबसे अच्छा बिजनेस करने वाली जाति कौन सी है? ब्राह्मण। और वो भगवान का आशीर्वाद और भूत का डर बेचते हैं। ये दोनों चीज़ें कहीं से खरीदनी नहीं पड़ती है, मैन्युफैक्चर नहीं करनी पड़ती है। इन दोनों चीज़ों को बेच करके वो लाखों करोड़ों कमाते हैं। सबसे बड़ा उसका उदाहरण मैंने दिया था आप ही के चैनल पर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये बताइए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अगर वो भविष्यवक्ता होते, भगवान होते, सब कुछ जानते, तो अभी हाल ही की घटना है, उनके वहाँ पंडाल गिरा, पंडाल गिरने के बाद वहाँ बताया जा रहा है कि एक आदमी की मौत हो गई, 4 लोग घायल हैं। क्या वो 2 घंटा पहले ये नहीं पता कर सकते थे? हम कह रहे हैं 10 मिनट पहले ये नहीं पता कर सकते थे कि पंडाल गिरने वाला है, भाई बाहर निकल जाओ? कौन चाहेगा कि अपने घर के सामने किसी की मौत हो जाए? ये देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी इसमें गलती नहीं है। गलती है हमारी जनता की, चाहे उसको भोली भाली कहिए या बेवकूफ़ कहिए। देखिए, भोला भाला तब तक कहा जाता है जब तक आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं और अपना भी नुकसान नहीं करवा रहे हैं। लेकिन जब आपका नुकसान हो रहा है, आप उस नुकसान को नहीं समझ पा रहे हैं, तब आप भोले भाले नहीं कहेंगे, तब आप बेवकूफ़ कहे जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बात बुरी लगेगी, लेकिन देखिए, जो जनता वहाँ बैठ रही है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ ना तो कुछ गड़बड़ है, कुछ ना तो कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आप सब कुछ सामने देख रहे हो। अभी एक मैजिशियन थी, सुहासिनी या सुहानी, उसने सारी चीज, सुहानी कुछ था, उसने टोटल क्लियर किया था और कई चीजें उसने एक्सपेरिमेंट करके लोगों के सामने प्रूव किया था। सबसे बड़ी बात कि उससे भी लोग पूछने लगे थे कि आप कोई देवी हो क्या? और ये काम कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कर रहे थे। कई पॉलिटिशियन अगर इस तरह का काम कर रहे थे और ये चीज़ें अगर कह रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि पढ़े लिखे लोगों के भी एनालिसिस करने का लेवल कहाँ है। देखिए, मेरा मानना है कि एजुकेशन नौकरी पाने का यहाँ टूल है। यहाँ लोग जो कहते हैं कि एजुकेशन नौकरी पाने का टूल है, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को एनालिसिस करने की पावर देता है। और जिसके पास एनालिसिस करने की पावर है, वो अपनी सारी क्षमताओं को समझेगा, अपने अधिकारों को समझेगा। उसका शोषण ना तो सरकार कर सकती है, ना प्रशासन कर सकता है, ना कोई संत कर सकता है, ना कोई महात्मा कर सकता है। लेकिन जिसकी एनालिसिस करने की पावर कम होगी, वो चाहे भले बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है, क्यों ना पीसीएस लेवल का अधिकारी हो, अगर एनालिसिस करने की पावर कम है तो उसका शोषण होना है। तो वही चीज़ें वहाँ आश्रम में भी हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो लोग इस बात को समझते क्यों नहीं कि ये अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है? अगर देखा जाए तो भारत देश के अलावा इस तरीके से हमें तो लगता है कि कहीं नहीं होता, जिस तरीके से जितना अंधविश्वास इस देश में फैला हुआ है। नहीं, देखिए, ये जो है कि अंधविश्वास सिर्फ हिंदू रिलीजन में नहीं है, अंधविश्वास सभी धर्मों में है। जहाँ एजुकेशन लेवल अच्छा है, जहाँ लोगों के एनालाइज करने की पावर अच्छी है, वहाँ कम है। लेकिन जहाँ एनालाइज करने की पावर कम है, वहाँ चीज़ें ज़्यादा हैं। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो अच्छे पोजीशन पे नौकरी करते हैं। मैं एक कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मैं वहाँ बतौर इंजीनियर काम कर रहा था और मेरी शायद वहाँ पहली पोस्टिंग थी। प्लांट में आपको मोबाइल ले जाना तक अलाउड नहीं था, क्योंकि मोबाइल रेडिएशंस जब क्रॉस करेंगे तो उससे जो है कि कभी आग लगने का डर था, तो मोबाइल वहाँ बंद थे। वहाँ एक आदमी मैंने देखा था कि वो पीपल के नीचे दिया अंदर जलाता था। अब कैसे लेके गया था, कैसे क्या करता था। तो ऐसे में देखिए, नौकरी पा जाना, पढ़ करके रट्टा मार के नौकरी पा जाना और एजुकेटेड होने में फ़र्क है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस आदमी के पास एनालाइज करने की पावर नहीं है, उसको एजुकेटेड नहीं कहा सकता। और अंधविश्वास, सुपरस्टिशन में वही लोग फंसते हैं जो लोग, जिनके पास एनालिसिस करने की पावर नहीं होती है। और जिनके पास एनालिसिस करने की पावर नहीं होती है, वही भक्त बनते हैं और वही अंधभक्त भी बनते हैं। भक्त और अंधभक्त में क्या फ़र्क है, ये मैं खुल के कहना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, ये ऐसा नहीं लगता कि लोगों को गुमराह किया जाता है, जैसा कि विपक्ष पार्टियां भी कहती हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। ये एक ऐसा बनाना चाहती, माहौल बनाना चाहती है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, यही हिंदुओं के और हिंदुत्व के रक्षक है। बाकी जो पार्टियाँ हैं ऐसा नहीं कर सकती हैं। तमाम ऐसे भी आरोप भी लगते रहते हैं। देखिए, एक चीज़ बताएं, 2014 के इलेक्शन के बाद ये देश में एक गलत परसेप्शन सेट किया गया कि भाजपा जो है कि हिंदूवादी पार्टी है, वो हिंदुओं के पक्ष में काम करती है। और ये भी सरासर गलत है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर सरकार में आई। 2017 में हिंदुत्व के नाम पे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। मुझे ये लगता है, मेरा जो एनालिसिस पावर कहता है कि ये चीज़ सरासर गलत है। हिंदुत्व का तड़का जरूर दिया गया था, लेकिन सही मायने में सरकार, जानते हैं, झूठे वादों पर आई। और झूठे वादे कौन से? उस वक्त उनको झूठा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस वक्त उम्मीद थी 2 करोड़ पर ईयर नौकरियां देने, 15 लाख रुपए खाते में। इस तरह के जो लुभावने वादे किए गए ना, और वादे भी उस वक्त भी ये वादे ऐसे लग रहे थे, जिनके पास एनालिसिस करने की पावर थी, वो लोग तभी समझ गए थे कि ये पूरी होने वाली चीज़ें नहीं हैं। और बाद में अमित शाह जी ने कह दिया कि ये तो एक चुनावी जुमला था, 15 लाख।
जिसको काफ़ी मीडिया में चलाया गया, विपक्ष ने भी काफ़ी उसका इस्तेमाल किया। तो देखिए, ये जो लोक लुभावने वादे थे ना, इस वादों की वजह से यूथ जो है कि ट्रांसफ़र हुआ बीजेपी की तरफ और उसने उसकी सरकार बनाई। बाद में इन लोगों की चालाकी ये थी कि लॉन्ग टर्म इस चीज़ को कैसे सत्ता में रहा जाए, उसके लिए इन्होंने धर्म का जरिया बनाया ताकि काम भी ना करना पड़े, बिल्कुल काम भी ना करना पड़े और जो है कि लोग धर्म की अफीम पी करके हमको वोट भी देते रहें। तो रियल सच्चाई जो मुझे समझ में आती है यही आती है, क्योंकि अगर ये लोग हिंदुत्व की बात करते तो इटावा वाली जिस घटना का आपने जिक्र किया, इटावा में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जब बटोगे तो कटोगे, आज वही जो है कि एक जाति का सपोर्ट कर रहे हैं, एक जाति का जो है कि नीचा दिखा रहे हैं। जब बात आपके धर्म के ऊपर आती है, जब बात आपके ऊपर आती है, तब आप धर्म धर्म चिल्लाते हो, और जब आपके अलावा आपके ही धर्म में किसी दूसरी जाति के ऊपर बात आती है तब आप धर्म धर्म चिल्लाते हो, तब आप जातियों में बंट जाते हो। तो ये जो बंटवारा है, ये जो है, देखिए, अगर हिंदुत्व की राजनीति वो लोग करते तो जिसको हिंदू वो कहते हैं वो सबको साथ लेकर के चलते। क्या आपको लगता है कि वो सबको साथ लेकर के चलते? कहते तो हैं कि हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे और इधर ये ऐसा हो रहा देश में, क्या ये हिंदू नहीं है यादव? एक चीज़ बताएं आपको, अगर पूरे देश में सर्वे किया जाए, तमाम लोग सवाल हैं कि क्या यादव हिंदू नहीं है, केवल ब्राह्मण हिंदू हैं और बाकी जात वाले? अगर इस देश में सर्वे कर दिया जाए ना, तो सबसे ज़्यादा शंकराचार्य, सबसे ज़्यादा मठाधीश, शंकराचार्य के बारे में तो मैं नहीं जानता इतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो ये साधु संत है ना, सबसे ज़्यादा यादव पाए जाएंगे। जातिगत जनगणना तो हो रही है ना, हो रही है, बिहार में शुरू हो गया है, ये होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस घटना का जिक्र कभी बाबा रामदेव ने भी नहीं किया, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं अयोध्या में भी। वो संत जो गैर ब्राह्मण हैं उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कई वीडियो हैं, अगर कभी मौका मिलेगा तो आप बाबा रामदेव जी से पूछिएगा, वो भी जो है कि इन चीज़ों को बताएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। और मैं फिर आपको एक बात कहता हूँ, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, सब मॉड ऑफ बिजनेस है, ये सारा पैसे का खेल है, सारा पैसे का खेल है। एक फ्रॉडिया बलात्कारी बाबा अलग से देश जा करके बना करके बैठा था और तमाम मीडिया पर चल रहा था। उसकी हिम्मत ये थी कि उसने एजेंट यूएनओ तक भेज दिया, ठीक है, यूएनओ तक भेज दिया, अपना झंडा बना चुका है, राष्ट्रीय गान बना चुका है, ऑनलाइन लोगों को सिटीजनशिप दे रहा है। और इतनी नहीं, उसकी एक टीम की हिम्मत ये थी कि वो बिल गेट्स जैसे आदमी को क्या कहें, अब उसको जो है कि वो काटना चाहता था और काट करके उनसे पैसा लेना चाहता था और कह रहा था कि मैं अगले जन्म में वापस कर दूंगा, अगले जन्म में वापस कर दूंगा। तो ये जानते हैं, ये हिम्मत भी होनी चाहिए। अभी मैं बोल रहा हूँ, 4 बार बोलने से पहले सोचता हूँ कि एक शब्द अगर गलत निकल गया तो लोग क्या कहेंगे। खैर, ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा टंग स्लिप नहीं हो सकती है, बादलों में प्लेन छुपा देना और तमाम बातें, तो खैर वो अलग बात। देखिए, आदमी जो है ना, जिसके पास एनालिसिस करने की स्ट्रांग पावर रहेगी, वो सोचता है, वो डरता है कि इतने लोगों के बीच में बात जाएगी तो उसका मतलब क्या होगा। लेकिन ये लोग डरते नहीं हैं, जितने धर्म वाले हैं। अभी 2 बाबा बहुत फेमस हैं, बहुत बड़े फेमस हैं, लोग उनके पास अपने सवाल लेके जाते हैं। एक ने प्याज को लेकर के कहा कि प्याज कैसे पैदा हुई है, एक ने लहसुन को लेकर के कहा कि लहसुन कैसे पैदा हुआ है। तो देखिए, धर्म वाले जो बाबा हैं वो सब कुछ आपके सामने खोल कर रखते हैं और वो समय समय पे बता देते हैं कि उनका एजुकेशन क्या है, वो लोग क्या समझ सकते हैं, क्या सिखा सकते हैं, क्या बता सकते हैं। अब पब्लिक की गलती है कि आप सच्चाई समझने के बाद भी आप अगर नहीं मानते, आप लखनऊ चले जाइए, आज भी वहाँ आसाराम के भक्त हैं जी, बिल्कुल, राम रहीम के आज भी भक्त हैं। आज भी आप साउथ में चले जाइएगा तो हम एकदम श्योर हैं कि कुछ ना तो कुछ भक्त, वो कैलासा वाले बाबा के भी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके भी भक्त मिलेंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे। एक महिला मिली थी, वो कहती थी कि आसाराम बापू जेल नहीं गए हैं, वो उनकी लीला चल रही है। कैसे हंसने वाली बात नहीं है। तो जिस देश में ऐसे लोग रहेंगे वहाँ शोषण होगा। एक चीज़ अभी और है कि लोग अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि ये आसाराम को गलत मानते ही नहीं है। यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ। इतना सब होने के बाद देखिए, थोड़ा सा आँख में प्रॉब्लम है, इसलिए जो है कि काला चश्मा लगाना पड़ा है जी। देखिए, अभी इतने लोग हैं इस देश में, यही मैंने आपको बात कहा ना कि आसाराम को ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गलत नहीं मानते। मैं देखिए, एक बाबा को थोड़ा सा अगर मैं बात करूंगा तो लोग कहेंगे कि सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाबा रामदेव को मैंने ऐसे देखा है कि उनको कभी मैंने प्रवचन करते नहीं देखा, और प्रवचन इन द सेंस कि इस तरह से बैठ करके खाली बातों में लोगों को फंसाते नहीं देखा। वो अपना योग करते हैं,
अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। ये बात बहुत लोगों को बुरी लगती है। कुछ मतलब अच्छे हैं, आर्टिकल 19 का मैंने देखा था और नेशनल जनमत इन लोगों को देखा। इन लोगों ने कई बार जो है कि बिजनेसमैन है, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी। खैर उनका पर्सनल व्यू है, वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बाबा रामदेव को मैं सीधे सीधे मानता हूं कि वो अपने ही प्रोडक्ट के खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं। लोगों को योग सिखाते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं और लोग उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं। अच्छा, एक चीज़ अमित भैया है, पढ़ा लिखा हर इंसान जो ये अंधविश्वास को, तो पढ़े लिखे हमारे देश में तो अच्छे खासे पढ़े लिखे भी इस अंधविश्वास को मानते हैं, लेकिन क्या शासन प्रशासन और सरकार को ये नहीं पता? अभी आम इंसान थोड़ी सी कुछ बात बोल दे, थोड़ा सा गलत वर्ड उसके मुंह से निकल जाए किसी के खिलाफ, या तो तुरंत उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है, FIR करवा देते हैं। तो क्या ऐसे जो धर्मगुरु बन के हमारे देश में जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भगवान के नाम पर डराते हैं, भूत के नाम पर डराते हैं और उनसे काफ़ी मोटी रकम वसूलते हैं, तो ये लोग थोड़ा सा जाँच पड़ताल ना करें कि आखिर ये सब क्या किया जा रहा है हमारे देश में? एक्चुअली जानते हैं, यहाँ विश्व गुरु बनने की बात की जा रही है। यहाँ देखिए, धर्म से कोई भी सरकार टकराना नहीं चाहती है। वो हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे अभी तो प्रचार भी करवाया जाता है उनके जरिए। हाँ, धर्म से जो है ना, चाहे किसी भी देश का धर्म, कई दूसरे देशों में अब आप चले जाएंगे, जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर भी कई पॉलिटिकल पार्टियाँ, कई नेता धर्म के नाम पर ही जो है कि राजनीतिक रोटी सेकते हैं, इंडिया से बाहर भी। तो धर्म से कोई भी सरकार धर्म से टकराना नहीं चाहती है, और यहाँ की भी सरकार धर्म से टकराना नहीं चाहती, उनसे उल्टा उनसे बेनिफिट उठाते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, जहाँ जो भीड़ जिस मूव में चल रही है, उसी भीड़ को आगे उसी डायरेक्शन में धक्का देना आसान है, उसका डायरेक्शन बदलना बड़ा मुश्किल होता है। किसी भी चीज़ का, पानी का बहाव इधर है, नदी का बहाव इधर है ना, तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। उसको रोकने के लिए मोटा खर्चा करना पड़ेगा। जब जनता का बहाव धर्म की तरफ है और धर्म के नाम पर वोट आ रहा है, तो किसको ज़रूरत है मेहनत करने की? हमारे पॉलिटिशियन को क्या ज़रूरत है मेहनत करने की? जातियों के नाम पर वोट आ रहा है तो क्या ज़रूरत है मेहनत करने की? और एक चीज़ आपको सच्चाई और बता दें, अब ये बात कहूँगा तो लोग कहेंगे कि अखिलेश यादव की तारीफ़ कर रहे हैं। अखिलेश यादव 2012 के से 2017 के बीच में एक ऐसे नेता थे, ना तो धर्मवादी थे ना तो जातिवादी थे, और ना ही तो ये जातिवाद की बात करते थे, ना ही धर्मवाद की बात करते थे। लेकिन आरोप तो लगते हैं कि मुस्लिम और हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट, यादवों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं, आरोप लगते हैं, वो आरोप गलत है। आरोप अगर कोई साबित करके दिखाए तब तो। देखिए, अखिलेश यादव एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने लैपटॉप की बात करते हैं, हाईवे की बात करते हैं, अपने काम की बात करते हैं। अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो उनका कार्यकाल उठा करके देख लीजिए, जब मुझे नहीं लगता कि उसके पहले की समाजवादी सरकारों में भी इतने काम हुए हैं जितना उन्होंने काम किया, और जितने काम उनके पेंडिंग थे, बहुत सारे काम तो अखिलेश जी करवा रहे हैं। अब क्वालिटी का सवाल उठाते हैं अखिलेश जी, खैर वो आपस में एक दूसरे के विरोधी है तो ये चीज़ तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट जो मायावती जी के सामने इस टाइम में शुरू किए गए, अभी देखिए इंडिया में हाईवे का नेटवर्क अच्छा है, कई देशों के कंपैरिजन में अच्छा है, और वो बहन मायावती जी के टाइम में शुरू किया गया था। अखिलेश यादव ने उसको जो है कि फॉलोअप करके आगे बढ़ाया, और योगी जी भी उन चीज़ों को जो है कि किए। ठीक है, क्वालिटी इशू है, पॉलिटिकल पार्टीज है, टेंडर चेंज करेंगे, ये करेंगे, वो सब होगा। ये अखिलेश जी इस पर वोट मांगते हैं, लेकिन बाकी नेता जो है आज जो सत्ता में, वो किस चीज़ पर वोट मांगते हैं? और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देश की जनता OBC SC ST जिस PDA की आप लोग बात कर रहे हैं, अखिलेश जी बात कर रहे हैं, PDA की आप बात छोड़िए, आप अखिलेश जी सबसे पहले उन नेताओं से सतर्क होकर के चलिए जो वोट काटते हैं, और जो OBC SC ST से आकर के आपके जो विरोधी हैं उनके लिए वोट इकट्ठा करते हैं। ये तमाम छोटे छोटे जो नेता हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए दो तरह से वोट आता है OBC SC ST से। कुछ ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता हैं जो डायरेक्ट वोट इकट्ठा करके उनके पास ले जाते हैं, और कुछ ऐसे नेता हैं जिनका नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, वो वोट काटते हैं। जैसे वो अखिलेश जी का वोट काटेंगे, ताकि वोट काट करके 2-4 हज़ार लेकर के चले जाएंगे, उनसे फ़ायदा होगा। बिहार में, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बिहार में भी एक बहुत बड़े स्ट्रेटजी प्लानर, वो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काम कर चुके हैं, बीजेपी के लिए भी काम कर चुके हैं, और इस बार बहुत लोग उनको समझ रहे हैं कि वो अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। वो इस बार भी बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं, बीजेपी के स्ट्रेटजी प्लानर के तौर पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह की कैंपेनिंग का माहौल बना रहे हैं उसमें कुछ कोचिंग सेंटर वालों को भी मिलाया गया है। एक बहुत फेमस नाम है, बिल्कुल बहुत फेमस नाम है, उनको मिलाया गया है। एक मैथमेटिक्स के हैं, बहुत फेमस नाम है, उनको मिलाया गया, और इनके जरिए अब उनकी तारीफ चल रही है कि इन्होंने जो है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में चुनाव जीता तो अपनी फीस नहीं ली, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई। बिहार में जातिगत वर्चस्व को कम करके और OBC SC ST जातियों को जीने का अधिकार जितना लालू यादव के ज़माने में मिला, उतना कभी नहीं मिला था, कभी नहीं मिला।
अब ये चीज़ें जब वहाँ के दो कोचिंग सेंटर वाले और वो लोग मिल करके भुलाना चाहेंगे कि ये जनता भूल जाए, ये जनता भूल जाए और जो है कि अभी इनके ऊपर आए, तो देखिए जब ये दोनों कोचिंग सेंटर वाले जाएंगे तो ये दोनों डायरेक्टली बीजेपी के लिए काम नहीं कर सकते हैं, तो इनडायरेक्टली काम करेंगे। अब ये जो स्ट्रेटजी प्लानर है इनके लिए काम करेंगे और ये लोग मिल करके तेजस्वी का वोट काटेंगे। और उससे फ़ायदा किसको होगा? जो पॉलिटिकल पार्टी कभी भी सत्ता में बिहार में नहीं आई, वो सत्ता में आने के कगार पर पहुँच जाएगी। तो इस तरह के काम भी जो नेता करते हैं, जो प्लानर करते हैं, उनसे अखिलेश जी जैसे नेताओं को सतर्क रहने की ज़रूरत है। हाल ही में एक उधर के जीते हुए नेता हैं, पहली बार चुनाव जीते हैं, सुनने में आया कि उनको किसी बड़े नेता ने दिल्ली में उनको जो है कि 18 करोड़ का घर दिया। अब वो नेता आते हैं ओबीसी SC ST से लंबी लंबी बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन वो काम किसके लिए करेंगे अब? तो ये तमाम सवाल हैं। और अपने विरोधी से तो लड़ो, देखो वो ज़माना चला गया कि आप अपने विरोधी से लड़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके समर्थक कौन कौन हैं उनसे भी सतर्क रहो। और कई जगह अखिलेश जी के साथ तो कई बार ऐसा होता है कि उनके विरोधियों के समर्थक उनके खेमे में बैठे रहते हैं और वो पहचानते पहचानते देर हो जाती है। चलिए, इस चुनावी मुद्दे पर हम किसी दिन ज़रूर बात करेंगे आपसे। और ये एक लास्ट सवाल हमारा ये है, ये जो इटावा में जो किया गया यादव कथावाचक के साथ, क्या इससे यादव समाज पर कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, यादव जैसे अब तक कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा एग्रेसिव माने जाते हैं, तो अगर इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके और यादवों को सेटिस्फाइड नहीं किया गया तो बाद में ये क्रिमिनल केस का रूप ले सकता है, मेरा ये अपना मानना है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यादव और बाकी जातियों के पास जब आप ब्राह्मण लोग जाते हैं कथा कहने, वहाँ पे पूजन करने के लिए, तो लोग पैसे देते हैं, आपको जो भी होता है राशन वो भी देते हैं, तो उसको क्यों नहीं आप शुद्ध करते? देखिए, ये तो सवाल, इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, ये तो किसी संत महात्मा बाबा से ही पूछना पड़ेगा। ये सवाल मेरा भी है, तो मतलब दूसरे समाज का तो दिया हुआ मेरा है, उनके घर से आप ले लेते हैं। अगर सुनिए अमित भैया, अगर मंदिर में कोई एक नीच जाति का जाता है, छोटे जाति का तबके का आदमी जाता है, तो अगर वो पैसे देता है तो आप ले लेते हो, कोई शुद्धिकरण नहीं होता है, और उसके यहाँ भी कह दीजिए चलिए खाइए पंडित जी, तब तो नहीं जाएंगे खाने के लिए, तो उसका पैसे क्यों लेते हैं? ये सवाल देखिए मेरा भी है, और मैं चाहूँगा कि जिन लोगों के पास तक ये वीडियो पहुँचे, अगर उसमें से कोई ऐसा देख रहा हो जिसका जवाब दे पाए, तो थोड़ा सा इसका जवाब देने की कोशिश करे कि पैसे दिए गए तो उसमें छुआछूत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, कच्चा अन्न दिया गया तो भी उसमें छुआछूत नहीं है। अगर चावल पका नहीं दिया गया और जो है कि ये पका नहीं दिया गया तो उसमें कोई छुआछूत नहीं है। सोना दे दें, चांदी दे दें तो उसमें छुआछूत नहीं है। फल फ्रूट अगर ले जा करके दे दो तो उसमें छुआछूत नहीं है। लेकिन जब खाने की बारी आती है तो उसमें छुआछूत है, ये कैसे? ये तो सवाल मेरा भी है, और मैं चाहूँगा कि जितने भी चैनल के व्यूअर हैं वो जो है कि कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ऐसा क्यों है। और अब इसमें और ज़्यादा कुछ सवाल नहीं बन सकता है और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ मैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और बाकी जो भी देश में जो घटनाएं चल रही हैं, इस पर भी हम कभी समय मिला तो भैया से बात करेंगे। और जो भी चुनाव आ रही हैं आप लोगों के को उसके भी बारे में हम लगातार आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे कि आप लोगों को क्या समझना चाहिए, आप लोगों के अधिकार क्या हैं, आप लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, आने वाली जो आपकी पीढ़ी है उनको चाहिए क्या। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारे देश की जनता को समझने की ज़रूरत है, मेन मुद्दे की बात करने की ज़रूरत है। आप जाति, धर्म, राशन, पैसा इसी पड़े रहते हैं, कुछ पैसे मिल गया तो बस। लेकिन कुछ अमित भैया एक चीज़ और है, थोड़ा सा ऐड करेंगे, लोग ये बात समझ क्यों नहीं रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं जैसे ही कोई भी नेता हो, पार्टी, मैं किसी पार्टिकुलर एक नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी हो, जैसे नेता आते हैं उनके पीछे झंडा डंडा लेके ऐसे दौड़ते हैं मानो कि कितने लोगों की जान भी चली गई है रैलियों में। लेकिन ये नहीं सोचते कि हम जिनका प्रचार कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ज़रा से भी नहीं सोचते हैं। जो बच्चे पढ़ने की 18 साल से कम उम्र के बच्चे हमने देखा, अभी आज ही हमने देखा, छोटे छोटे बच्चे आके प्रचार कर रहे हैं वहाँ पे अखिलेश यादव का झंडा लेके। वो क्या कहाँ जा रहा है, भविष्य उनका कहाँ जा रहा है? देखिए, हिंदुस्तान में जितने नेता हैं सभी नेताओं के अंधभक्त हैं, सिर्फ मोदी जी के ही नहीं, सिर्फ भाजपा के ही नहीं जी, सभी पार्टियों के सभी नेताओं के अंधभक्त हैं। और वो सच्चाई नहीं जानते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं, वो सिर्फ आंख बंद करके अंधभक्ति में बहते रहते हैं। तो देखिए, मैं जहाँ तक चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में, रैलियों में भी मतलब छोटे छोटे बच्चों को अलाउड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, छोटे छोटे किसी भी पार्टी के अलाउड नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जब तक बच्चा अच्छी तरह से
अपने देश की राज्य व्यवस्था को ना समझ जाए, तब तक उसको जो है कि इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ में, रैलियों में मुझे नहीं लगता है कि उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि अगर वो समझेगा तो किसी का अंधभक्त नहीं बनेगा, और अंधभक्त बनेगा तो फिर जान ही सकते हैं आप उसके बारे में क्या। अच्छा, एक चीज़ और अमित भैया, लोग हम अक्सर देखते हैं, अभी अगर उनसे पूछिए जो हमारे देश की जनता है, उनसे रैलियों में आए होते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस मुद्दे पर अब की बार आप सरकार चुन रहे हैं, विधायक चुन रहे हैं, सांसद चुन रहे हैं, तो उनको मुद्दा पता ही नहीं कि हमारा मुद्दा क्या है। बस हमें अच्छा लगते हैं, हमारे नेता हमारे भगवान है। बताइए। यही तो बात मैंने कहा कि बहुत सारे पढ़े लिखों के अंदर भी एनालाइज करने की पावर नहीं है, और वो तो जो अनपढ़ हैं वो अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए नेता धर्म और जाति का सहारा लेते हैं। इसीलिए नेता जाति और धर्म का सहारा लेते हैं, क्योंकि जाति और धर्म के जरिए उनको समझाना आसान है, मुद्दों पर उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है और शाम भी हो गया है। कैसा लगा आपका ये अमित, सोशलिस्ट अमित जी का जो इंटरव्यू हमने किया, जो इन्होंने अपनी बातें रखी आप तक लोगों तक पहुंचाई, कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग भी समझिए आपकी मूलभूत ज़रूरतें क्या है, सुविधाएं क्या है, आपको क्या चाहिए, आपके बच्चों को क्या चाहिए, आपकी आने वाली भविष्य ऐसा क्या करे, हमारी सरकार की आने वाली जो भविष्य है वो मजबूत हो, पढ़ी लिखी हो, शिक्षित हो, हर चीज़ को समझे। कमेंट में ज़रूर अपनी राय लीजिएगा। धन्यवाद। एक और करिए।